नमस्कार साथियों, दृष्टिदुम्न आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के तहत हम 69th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स से पहले जनवरी से लेके कम से कम अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर करें। करंट अफेयर्स बीपीएससी का एक प्रमुख हिस्सा है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको हम अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये जान लें कि हम प्रत्येक माह के करंट अफेयर्स को 2-3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे, उसके बाद बिहार से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और आखिरी में बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से प्रत्येक माह के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम से करते हैं और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहले है डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना। यह योजना डाक विभाग तथा भारतीय रेलवे के द्वारा आरंभ की गई है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सबसे पहले पटना पुणे और पटना हावड़ा रूट पर आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि कारोबारियों के सामान को सीधे उत्पादन स्थल से उठाकर उपभोक्ता तक पहुंचाना है। इसको सरल भाषा में समझें। इससे पहले जो कारोबारी होते थे वे अपने उत्पाद को स्वयं रेलवे तक पहुंचाते थे और रेलवे से फिर उसको उपभोक्ता तक पहुंचाते थे, लेकिन अभी ये कार्य डाक विभाग और भारतीय रेलवे के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अलावा बिहार में एक और योजना हाल ही में चर्चा में रही है और ये है मिशन गुणवत्ता अभियान। और यह योजना जिला अस्पतालों की चिकित्सीय व्यवस्था को सुधारने हेतु आरंभ की गई है। यहाँ पे लिख लीजिए, सुधारने हेतु यह योजना स्टार्ट की गई है। इसके आगे देखें, बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशन का अब आधुनिकीकरण किया जाएगा और ये 2 रेलवे स्टेशन हैं लखमीनिया रेलवे स्टेशन और कमाल साहब रेलवे स्टेशन। यह आधुनिकीकरण जो है वो रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। अब अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है इसको देखें। इस योजना का उद्देश्य है कि 1000 से अधिक छोटे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना और इस योजना के तहत बिहार के कुल 86 स्टेशनों को शामिल किया गया है। यानी कि बिहार के 86 स्टेशनों का आधुनिकीकरण इस योजना के तहत किया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही बिहार को टेफको पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ये टेफको पोर्टल क्या है? टेफको का पूरा नाम है टेलीकॉम एनालिटिकल फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ता को घर बैठे यह बताना कि उनके नाम पर कितने मोबाइल सिम कनेक्शन एक्टिव है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य फर्जी और अवैध सिम के प्रयोग को रोकना है। टेफको पोर्टल से सर्वप्रथम 2020 में आंध्र प्रदेश को जोड़ा गया था और अब बिहार को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके बाद बात करें तो अरवल महिला थाना को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है 2022 के लिए। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में अरवल महिला थाना को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। देश के शीर्ष थानों में सबसे नंबर 1 पर है अस्का थाना, ये गंजाम जिले में है उड़ीसा में। दूसरे नंबर पर अरवल महिला थाना अरवल में है बिहार में और तीसरे नंबर पर बनवास थाना है, ये चंपावत जिले में है और उत्तराखंड में है। तो इस रैंकिंग को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देश के 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के 61 प्रखंड या ब्लॉक को शामिल किया गया है। ये 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य देश के पिछड़े प्रखंडों का विकास करना है और यह नीति आयोग की पहल है। इसमें यूपी के 68 और झारखंड के 34 प्रखंड भी शामिल हैं और अगर बिहार की बात करें तो इसमें 61 प्रखंड शामिल हैं। चूँकि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आरंभ किया गया है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम को भी देख लें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग की ही पहल है और 2018 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों का विकास करना है और इसमें कुल 112 जिले नामित किए गए हैं, जिसमें से बिहार के 13 जिले शामिल हैं। बीपीएससी के दृष्टि से आपको इन 13 जिलों के नाम को याद रखना है। ये ज़िले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बांका, जामुई, बेगूसराय,
खगड़िया, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। ये सभी 13 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इनको याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे देखें, हाल ही में जीपीआर सर्वे से पटना से पाटलिपुत्र के कुछ अवशेष मिले हैं, इसलिए पाटलिपुत्र चर्चा में रहा है। सबसे पहले देखें जीपीआर सर्वे क्या होता है। जीपीआर सर्वे का पूरा नाम है ग्राउंड पेट्रेटिंग रडार, और ये जीपीआर सर्वे जो है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा कराया गया है। इसके तहत रडार के माध्यम से बिना उत्खनन के ज़मीन के 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। ये जीपीआर सर्वे की विशेषता है। इसके अलावा इस न्यूज़ में एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य, मौर्यकाल और गुप्तकाल की राजधानी रही है। इसका संस्थापक हर्यक वंश का शासक उदयन था और 461 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र सोन तथा गंगा नदी के तट पर स्थित है। शेरशाह सूरी द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके पटना कर दिया गया था। इसका यह नाम परिवर्तन 1541 में किया गया था, इसलिए शेरशाह को पटना का संस्थापक भी माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछे पाटलिपुत्र का संस्थापक, तो आप उत्तर में उदयन को टिक करेंगे, और अगर पूछे पटना का संस्थापक कौन है तो आप शेरशाह सूरी को टिक करेंगे। इसके आगे देखें, पटना तारामंडल में लगाया गया 3D डोम स्क्रीन, ये जर्मनी से आयातित है, और इस 3D डोम स्क्रीन का लाभ यह होगा कि तारों की दुनिया को देखना और समझना आसान हो जाएगा। ये पटना तारामंडल में लगाया गया है। इसके अलावा भागलपुर में बिहार का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट स्थापित किया गया, और इस डिजिटल कोर्ट की स्थापना अधिवक्ता अनिल झा के द्वारा किया गया है। यहीं पे समझ लें कि सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट क्या होता है। ये निजी फंड द्वारा निर्मित एक स्थान है जहां किसी भी केस की सुनवाई हो सकती है, और वकीलों को इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आना जाना नहीं पड़ता है। तो ये निजी फंड से निर्मित होता है, और एक ऐसा स्थान है जहां पे डिजिटली जो वकील हैं वो अपने केस की सुनवाई कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें पटना या फिर दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक और योजना इस माह में चर्चा में रही है, PM फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में PMFME योजना कहा जाता है, और इसका उद्देश्य जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ऋण प्रदान करके प्रतिस्पर्धा का विकास करना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना को लागू करने में बिहार देश में पहले स्थान पर है, और इस योजना के तहत सर्वाधिक ऋण देने वाले जिलों में सबसे ऊपर है समस्तीपुर, उसके बाद नालंदा, और तीसरे नंबर पर है पटना। तो इन जिलों के नाम भी ध्यान में रखिएगा, समस्तीपुर, नालंदा और पटना PMFME योजना के तहत सर्वाधिक ऋण देने वाले जिले हैं। जनवरी माह में ही पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। कुल 109 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें पद्म विभूषण पाने वाले 6 लोग हैं, पद्म भूषण से 9 लोगों को सम्मानित किया गया है, और पद्मश्री से 91 लोगों को सम्मानित किया गया है। इन 109 लोगों जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनमें से 2 विदेशी NRI या OCI से संबंधित हैं, और 7 को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। और इन 109 विभूतियों में 19 महिलाएं शामिल हैं। तो ये भी आंकड़े हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्मश्री जो 91 लोगों को मिला है, उनमें से 3 विभूतियाँ जो हैं वो बिहार की हैं। इन तीनों लोगों के नाम याद रखने हैं। इसमें सबसे पहले हैं सुभद्रा देवी, ये मधुबनी ज़िले की हैं, और ये कला के क्षेत्र में खासकर पेपर मेसी आर्टिस्ट हैं। कला के क्षेत्र में योगदान के कारण ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कपिल देव प्रसाद, ये नालंदा ज़िले के हैं, और ये भी कला से संबंधित है, बावन बूटी कला से संबंधित है, और इनके योगदान के कारण ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरे आनंद कुमार, आप सभी जानते हैं, ये पटना से हैं, और शिक्षा तथा साहित्य इनका क्षेत्र है। ये सुपर 30 के संस्थापक भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, और शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्य के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये थे पद्म पुरस्कार और उनसे संबंधित बिहार की विभूतियाँ। आगे बढ़ते हैं। इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में इसरो ने नाइट टाइम लाइट एटलस जारी किया है, और इसमें बिहार शीर्ष पर रहा है। इस लाइट एटलस की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पिछले एक दशक में 2012 से 21 में
नाइट टाइम लाइट में 43% की वृद्धि हुई है। और अगर बिहार की बात करें तो पिछले एक दशक में इसमें 474% की वृद्धि हुई है और यह वृद्धि संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में सबसे पहले तो बिहार ही है और इसके बाद केरल है, केरल के बाद यूपी है। ये क्रम ध्यान में रखिएगा, बिहार, केरल और यूपी नाइट टाइम लाइट एटलस में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले ये राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में जाति जनगणना आरंभ की गई है और ये जाति जनगणना 7 जनवरी 2023 से आरंभ की गई है। सीएम द्वारा वैशाली से ये जनगणना आरंभ की गई है। इसका पहला जो चरण है वो 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक चला और दूसरा चरण 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक चला। भारत में जाति जनगणना 2011 में कराई गई है, किंतु अभी तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी बातें थी बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। अब कुछ संक्षिप्तियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले पटना तथा मुजफ्फरनगर। पटना तथा मुजफ्फरनगर में जियो ट्रू 5G सेवाएं आरंभ कर दी गई हैं। इसके अलावा बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस संस्था द्वारा बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ समझौता किया गया है और यह समझौता गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है। हाल ही में इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट ऑक्सफोम इंडिया के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार न्यूनतम इंटरनेट कनेक्शन देने वाला राज्य है। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि देश में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा बिहार। इसके आगे देखें, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बिहार की लघु फिल्म बसंती दिखाई जाएगी और इस फिल्म के निर्माता श्रवण कुमार हैं। गांधीनगर में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम का स्थान पहला रहा है और उप विजेता जो थी वो झारखंड थी। इसके अलावा मदुरई तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम का स्थान तीसरा रहा। इसी तरह 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार का स्थान पहला रहा और यहाँ पे उप विजेता हरियाणा रहा। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने रजत पदक जीता है। और अंत में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी वाला राज्य बिहार है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सर्वाधिक है, ये संपूर्ण देश में सर्वाधिक है, इसको याद रखिएगा। इसके आगे अब हम दूसरे सेगमेंट में बढ़ते हैं। बिहार से संबंधित चर्चित व्यक्तियों को देखते हैं। जनवरी माह में सबसे चर्चित व्यक्तियों में सबसे पहले शरद यादव थे। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनका जन्म होशंगाबाद MP में हुआ था और होशंगाबाद का वर्तमान नाम नर्मदापुरम है। 2018 में इन्होंने JDU से अलग होकर लोकतांत्रिक जनता दल LJD का गठन किया था और 2022 में LJD का इन्होंने RJD में विलय कर दिया था। कुल 10 बार ये सांसद रहे, जिसमें से 7 बार ये लोकसभा से सांसद रहे और 3 बार राज्यसभा से सांसद रहे। इन 7 बार में ये 3 राज्यों से सांसद रह चुके थे, जिनमें से जबलपुर से ये 2 बार MP रहे और जबलपुर से ही ये पहली बार सांसद भी चुने गए थे। इसके अलावा बदायूं UP से भी ये 1 बार सांसद रहे और बिहार की मधेपुरा सीट से ये 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो ये सारी बातें शरद यादव के बारे में थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा प्रशांत कुमार शाही या PK शाही ये बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं और महाधिवक्ता के रूप में ये 22वें महाधिवक्ता हैं और ये पूर्व महाधिवक्ता ललित किशोर का स्थान लेंगे। इसके अलावा AK सिंघल ये बिहार के पूर्व DGP रह चुके हैं और बिहार सरकार द्वारा इन्हें केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये इस अध्यक्ष पद पर KS द्विवेदी का स्थान लेंगे। इसके अलावा देखें, CM नीतीश कुमार बिहार में आयोजित महाराणा प्रताप पुण्यतिथि समारोह का इन्होंने उद्घाटन किया। अशोक तिवारी सारण के निवासी हैं। प्रवासी भारतीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार से अशोक तिवारी सम्मानित किया गया है और ये सारण के निवासी हैं। इसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी थे। इनकी 99वीं जयंती आयोजित की गई। इसके अलावा मैथिली ठाकुर मधुबनी की हैं और लोक गायिका हैं। इनको चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है।
सानवी चौहान पटना की हैं। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा रश्मि कुमारी, ये भी पटना की हैं, कैरम खिलाड़ी हैं और अपना तीसरा फेडरेशन कप खिताब जीता है। नीरज कुमार कैमूर के हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं और सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के 55 किलो भार वर्ग में ये कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा सुहानी कुमारी महाराष्ट्र में आयोजित 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सुहानी कुमारी के बाद खुशी कुमारी, ये तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। एक और खिलाड़ी हाल ही में चर्चा में रहा, यह है जाबिर अंसारी। इन्होंने बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ये जामुई जिले के निवासी हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इन्होंने जो खिताब जीता है वो 75 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। खिलाड़ियों के बाद कुछ और लोग चर्चा में रहे हैं। इसमें हैं डॉक्टर मंगला राय, ये चौथे कृषि रोड मैप जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, इसके लिए सीएम के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर मंगला राय चौथे कृषि रोड मैप के लिए सीएम के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, ये जो कृषि रोड मैप है ये बिहार का चौथा कृषि रोड मैप है। राज्यवर्धन आज़ाद, ये एक लेखक हैं। इनकी पुस्तक सोने के हाथ का सीएम द्वारा विमोचन किया गया था। तो याद रखिएगा, सोने के हाथ ये पुस्तक राज्यवर्धन आज़ाद की है। एक और लेखक वरुण कुमार, इनकी पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी सीएम नीतीश कुमार से संबंधित है। रत्नेश्वर मिश्र जो कि पूर्णिया के निवासी हैं, ये भी एक साहित्यकार हैं और साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली अनुवादक का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें देने की घोषणा की गई है। इन्होंने साहित्यकार चमन लाल की अंग्रेजी पुस्तक आज़ादी का मैथिली में अनुवाद किया है। तो याद रखिएगा, आज़ादी का मैथिली में अनुवाद रत्नेश्वर मिश्र ने किया है और ये आज़ादी पुस्तक के जो लेखक हैं वो चमन लाल हैं। इसके अलावा शिल्पी सिंह कटिहार की निवासी हैं और अमेरिकी संस्थान वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा 2022-23 के लिए वुमेन लीडर के रूप में चुना गया है। तो ये सारी चर्चित हस्तियां रही बिहार की। इसके बाद एक और सेगमेंट बचता है जो कि बिहार के चर्चित स्थानों से संबंधित है। एक एक करके इन स्थानों को देखते हैं और फिर इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी चंपारण को देखेंगे। ये पश्चिमी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बेतिया से सीएम द्वारा समाधान यात्रा का आरंभ किया गया। तो समाधान यात्रा का आरंभ सीएम के द्वारा पश्चिमी चंपारण से किया गया। पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण है और FSSAI के राष्ट्रीय प्रयोगशाला का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो प्रश्न पूछा जाए FSSAI की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उत्तर होगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के नीचे ही यहाँ पे सिवान है और सिवान बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है और इस रैंकिंग में दूसरा स्थान पटना को मिला है। ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक प्रस्तावित है और यह स्मारक बागमती नदी के तट पर बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के बगल में ही ये दरभंगा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये दरभंगा है और दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है। बिहार का पहला तारामंडल पटना में स्थित है। अभी ऊपर हमने चर्चा की थी कि पटना तारामंडल में 3D डोम स्क्रीन में लगाया गया है जो कि जर्मनी से आयातित है। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में ही स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। दरभंगा के नीचे समस्तीपुर है, ये समस्तीपुर है और समस्तीपुर में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है और यह उत्सव पहले छपरा में प्रस्तावित था लेकिन समस्तीपुर में आयोजित किया गया। समस्तीपुर के बाद इधर पूर्वी बिहार में देखें। पूर्वी बिहार में ये किशनगंज है। किशनगंज में 14 जनवरी 2023 को जिले का 33वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। ये 33वां स्थापना दिवस किशनगंज का है और 14 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। इसी के दक्षिण में पूर्णिया है। पूर्णिया में हाथी पाँव, इसको फाइलेरिया भी कहते हैं और इससे ग्रसित मरीजों हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला यह बिहार का
पहला जिला बन गया है। तो हाथी पांव से ग्रसित मरीजों हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया। पूर्णिया के बाद लखीसराय, ये लखीसराय है और यहाँ पे 250 मेगावाट क्षमता वाले कजरा सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। लखीसराय के बगल में ही शेखपुरा है और शेखपुरा आकांक्षी जिलों के राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है और ये रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। लखीसराय शेखपुरा के बगल में ये नालंदा है। नालंदा में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, इनको देखें। नालंदा में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की गई है और ये लघु स्तूप नालंदा बिहार परिषद में स्थित हैं और यहीं उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा स्तूप भी प्राप्त किया गया है। तो ये 2 बातें नालंदा के बारे में थीं। नालंदा के दक्षिण में ही गया है और गया में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र प्रस्तावित है, इसका निर्माण यहीं पर किया जाएगा। इसके अलावा बोध गया में, जो कि गया में है, दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें गया के बारे में थीं। गया के उत्तर में ही जहानाबाद है। जहानाबाद से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको देखें। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बीमारियों की रिपोर्टिंग में जहानाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान अररिया को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जहानाबाद के वाड़ावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि रोपवे निर्माणाधीन है। और इधर दक्षिण पश्चिम में कैमूर स्थित है और कैमूर में एक बात महत्वपूर्ण है कि कैमूर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का प्रस्ताव है बिहार के किस ज़िले में है, तो इसका उत्तर होगा कैमूर ज़िले में। इसके बाद अब केवल बचता है पटना, और पटना को हमने, पटना से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं हमने यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये पटना से संबंधित करंट अफेयर हैं। पटना में 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया है और पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो 9 जनवरी 1863 को हुई थी और इसका 161वां स्थापना दिवस हाल ही में 9 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। इसके अलावा नार्दन वुड एक्सपो का आयोजन उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा पटना में आयोजित कराया गया और पटना में ही जर्मनी तथा फ्रांस की तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड प्रस्तावित है। ये ग्रीन ग्रिड जर्मनी और फ्रांस की तर्ज पर बनाया जाएगा और राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड होगा। इसके अलावा पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान द्वारा अपने उत्पादों को बेचने हेतु अमेजन से समझौता किया गया है। पटना में ही 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण प्रस्तावित है और यह देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जो 51 महिलाओं द्वारा संचालित होगा और इस मंदिर की पुजारी भी एक महिला होंगी। और अंतिम बात यह कि श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण पटना के मातृधाम उद्बोधन आश्रम में किया गया। तो ये सारी बातें पटना के बारे में थी और बिहार के अन्य चर्चित स्थानों के बारे में थी। इनको आपको अच्छे से याद करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो इस प्रकार से हमने अब तक जनवरी माह के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इसी प्रकार से हम एक एक करके फरवरी, मार्च, अप्रैल और अगस्त तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उसके आगे भी कुछ और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे ताकि यूपीएससी जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए आसान हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।